everyone, welcome to my channel. I know it's been 5 months since I posted a video, but I have tried to improve this one as compared to my previous one. I hope you enjoy it and don't forget to subscribe please. तो हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड बट अल्टीमेटली एंडेड अप रूलिंग द कंट्री यार. तो देखो कहानी कहाँ से चालू होती है. कहानी होती है कि जैसे जैसे जब पहले क्या होता था, पहले ब्रिटिश के आने के पहले मुगल एम्परर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे. ठीक है, तो पावरफुल कब तक थे? औरंगज़ेब तक. ऐसा तो नहीं है कि मतलब औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह आए थे, उनके बाद उन्होंने रूल किया था. बट जो पावरफुल होते हैं ना, जहाँ से मुगल एम्परर जो है वो वीक पड़ना चालू कर गया था, वो है औरंगज़ेब की डेथ के बाद. ओके, जहाँ पे वो अभी जो प्रेजेंट डे इंडिया है ना, वो पूरे पार्ट को औरंगज़ेब वाले मतलब उनके और एंसेस्टर थे वो लोग कंट्रोल कर रहे थे. बट औरंगज़ेब भी बहुत पावरफुल थे, तो वहाँ तक वो जो अभी प्रेजेंट डे इंडिया को रूल कर रहे थे. उनकी डेथ 1707 में हो जाती है और उसके बाद मुगल पावर वीक पड़ जाता है. तो ये जो औरंगज़ेब वगैरह और जो मुगल एम्परर थे, उन लोगों ने क्या किए थे, अपने अलग अलग जगह जैसे ऑफिसेज बैठा कर रखे थे, ताकि वो बाकी इतनी बड़ी कंट्री को रूल करने के लिए, अकेले तो वो लोग रूल नहीं कर सकते ना, तो वो लोगों को रूल करवाने के लिए सबकी ज़रूरत पड़ रही थी. तो उन्होंने अलग अलग पोस्ट पे लोगों को बैठा कर रखे थे. तो कोई टैक्स लेता था, तो कोई चीज़ों को कलेक्ट करता था. कलेक्ट इन द सेंस कि वो देखते थे, समझते थे, और कोई भी प्रॉब्लम होती तो उसको सॉल्व करते थे. जैसे अभी चल रहा है वैसे पहले भी चलता था. तो मेन जो थे, जो आप प्राइम मिनिस्टर समझ सकते हो, वो औरंगज़ेब थे. तो उनकी डेथ के बाद क्या होता है, अब ये सूबेदार जो थे, ज़मींदार जो थे, वो लोग अपनी इंडिपेंडेंट चाहते थे, मतलब इंडिपेंडेंट किंगडम चाहते थे. वो लोग चाहते थे कि नहीं, हमें किसी के अंडर में नहीं रहना है, अब हम जो है अपना खुद का इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम बनाएंगे. और वो लोग बना भी लेते हैं. अब दिल्ली जैसे अभी हमारा कैपिटल है, पहले भी हुआ करता था, तो दिल्ली एक मेन सेंटर पावर था, लेकिन अब वो नहीं रह गया था औरंगज़ेब की डेथ के बाद. इसी के चलते में अब देखो 1707 में तो औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी, और उसी टाइम जो है ब्रिटिश इंडिया आते हैं 1700 में, और यहाँ से ब्रिटिश अपना पावर को गेन करना चालू करते हैं. वो पहले इंडिया आते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो लोग कोई रूल करने के मकसद से नहीं आए थे. जैसे कि पहले के राजा लोग क्या करते थे, वो लोग अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे, वॉर करते थे और अपनी टेरिटरी को ले लेते थे. लेकिन ब्रिटिश के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था. वो लोग आते थे, वो लोग चाहते थे सिंपली कि हमें ट्रेड करना है और पूरी प्रॉफिट हमें लेकर जाना है, हमें ऐसे रूल वूल नहीं करना है. उनका ये रूल करने का तो बिल्कुल नहीं था. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना अपना जो कंट्रोल है वो एक्सपैंड किया उनकी खुद की प्रॉफिट के लिए, कि हम आगे वाले और मतलब समझते जाएंगे. और वो फिर बन गए एक लार्ज एम्पायर के रूलर्स. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स चार्टर. अब ये चार्टर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में क्यों आई और कहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है, तो हम ये यहाँ से देखते हैं. 1600 में ना ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिलता है, वो क्वीन एलिजाबेथ वन देते हैं. अब ये चार्टर क्या होता है, चार्टर बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें आपके पास राइट रहता है. जैसे कि ब्रिटेन से कोई और कंपनी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी आ सकती है, बट ब्रिटेन से नहीं आएगी. स्पेशली कोई भी ट्रेडिंग कंपनी जो वहाँ पे जाके ट्रेड करेगी, ये सिर्फ इन्हीं कंपनी को एक राइट मिला था, चार्टर मिला था, जिसमें ये था कि इन्हीं लोग ही रूल कर सकते हैं. तो वो लोग फिर गए. ओके, तो फिर अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब बाकी जगह से लोग नहीं आएंगे. तो बहुत सारे लोग जो थे वो बाकी जगह से भी आए थे ट्रेड करने के लिए, बट इनका ये था कि हाँ, हमारी तरफ से कोई नहीं जाएगा. कंपनी का एम ये था कि वो लोगों को बहुत ही सस्ती चीज़ें खरीदनी है और उन्हें हाई प्राइस पे यूरोप पे सेल करना है, और उसे जितना ज़्यादा हो सके प्रॉफिट अर्न करना है. मतलब उनका ऐसा कोई नहीं था कि हाँ वो बहुत अच्छे थे, उन्हें बहुत अच्छे से बिजनेस करना है. नहीं, उनका बस था कि हमें पैसे मिलने चाहिए, भले ही हमारी जो प्रोडक्ट है वो कितनी भी चीप क्यों ना हो. ओके, अब जैसे कि आप ये जो मैप है उसमें देख सकते हैं कि ब्रिटेन वहाँ पे है. वो लोग आए थे सी रूट से, तो वो लोग इस तरीके से हमारे इंडिया में एंटर करते हैं. ओके, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बाकी जगह से लोग नहीं आएंगे. तो जो ब्रिटिश को चार्टर मिला था ना, वो उनको अदर यूरोपियन से स्टॉप नहीं कर रहा था. जैसे कि जो पोर्चुगीज़ थे, वो लोग पहले तो इंडिया में आ चुके थे, उनसे पहले आ चुके थे ट्रेड करने के लिए. वो लोग गोवा में आए थे. वास्को द गामा थे जो कि सी रूट से आए थे 1498 में. डच भी आए थे इंडिया के ओशन में, और वो उनसे पहले आए थे, वो 1600s में आ गए थे. और फ्रेंच ट्रेडर वो उनके बाद आए थे. तो मतलब ऐसा है कि पहले से जब वो लोग इंडिया की तरफ आ रहे थे ट्रेड करने के, तो इतने सारे जो लोग थे, ट्रेडर्स थे बाहर बाहर की कंट्रीज से, वो लोग आ रहे थे और यहाँ पे ट्रेड करना चालू कर रहे थे. अब इन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है. झगड़ा कैसा, अब मान लो अब इंडिया में उस टाइम पे कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोथ, कार्डमम और सिनेमन का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मार्केटिंग था कि लोग यहाँ से लेकर जाते थे. स्पाइसेस इंडिया की तो बहुत ही अच्छी होती थी, अभी भी होती है, बट पहले क्या है ना, वहाँ पे नहीं होता था ब्रिटेन वगैरह में. तो पहले के लोग यहाँ से वहाँ लेकर जाते थे. तो ये सारी कंपनीज़ को सेम गुड्स चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें सारी कंपनी को चाहिए होता है. इसके चलते में क्या हो रहा था, अगर आपके पास, आप एग्जाम्पल ले लो, आपके पास एक रबर है,
और 5 लोगों को वो रबड़ चाहिए, आप वो बेच रहे हो। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप अपने जो रबड़ का प्राइस बढ़ा दोगे, जो जितना ज़्यादा प्राइस देगा, जितने ज़्यादा पैसे देगा आप उसे वो दे दोगे। तो ऐसे ही होता है। तो इसके चलते में प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जा रही थी, और लेकिन जैसे कि उनका एम था, उनको आना था और बहुत ही प्रॉफिट अर्न करना था, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा था। तो इसके चलते में वो लोग क्या चाहते थे कि वो अपने कंपटीशन को रिमूव करना चाहते थे। उनके कॉम्पिटिटर्स कौन थे, वो सारी कंपनीज जो बाहर से आकर ट्रेड कर रही थी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बैटल्स वगैरह लड़ते हैं। उसके बाद वो लोग, अगर अब पहले के लोग क्या सी रूट से आते थे, तो वो लोग दूसरों की शिप्स को अपने अपने मतलब दूसरों की शिप्स को वो लोग डुबा देते थे, वो लोग ट्रेड करने नहीं देते थे, और जो ट्रेड रूट्स था उसको ब्लॉक कर देते थे, ताकि वो लोग इंडिया ना आए, और अगर इंडिया आ भी गए तो वहाँ से वापस ना जा पाए पूरा सामान लेकर। ओके। उसके बाद वो लोग, ये जो ट्रेड था वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट बन चुका था, लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, तो वो लोग अपना फोर्टिफिकेशन भी कर रहे थे। फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी चल रही थी, उनसे ना बाकी लोगों को जो वहाँ पे रूल कर रहे थे और बाकी जितने भी जो लोकल पीपल थे उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए ट्रेड और पॉलिटिक्स अब मिक्स होने लग गया था। तो फर्स्ट जो इंग्लिश फैक्ट्री बनी थी वो बनी थी हुगली रिवर के पास में, ये है कोलकाता में। 1651 में फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री बनी थी, और उनके जो कंपनी ट्रेडर्स थे उन्हें फैक्ट्रीज कहा जाता था, तो वहीं से फैक्ट्री वर्ड का ओरिजिन हुआ था। ये जो फैक्ट्री है ये वेयर हाउसेस होते थे और इनमें ऑफिसेज भी होते थे। जैसे 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 कि ट्रेड जो है वो बढ़ते गया, जैसे जैसे मर्चेंट जो है फैक्ट्री के नियर नियर सेटल होते गए, और 1696 में क्या होता है, कंपनी ने उस जो फोर्ट को बना रखे थे उसके अराउंड में सेटल होना वो लोग चालू कर देते, क्योंकि वहाँ से वो लोगों को ईजी पड़ रहा था अपने को ऑफिस वगैरह को मैनेज करना, बाकी चीज़ों को देखना और उन्हें बेचना। और 1698 में क्या होता है, कंपनी को ज़मींदारी राइट मिल जाती है थ्री विलेजेस में। वो कैसे मिलती है, वो लोग ना ब्राइब वगैरह दे देते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लोग ज़मींदारी राइट्स को ले लेते हैं। किसको दे देते हैं प्राइव, वो लोग देते हैं जैसे कि ज़मींदार वगैरह को, कि आप हमें ज़मींदार बना दो, और कुछ को जो मुग़ल एम्परर के ऑफिशियल थे उनको भी वो लोग ब्राइब दे देते हैं। तो ये 3 जगह का उन्हें विलेजेस का ज़मींदारी राइट मिल जाती है, जिसमें थे कालीकता जिसको अभी हम कोलकाता बोलते हैं, और भी 2 और थे। तो होने के बाद, और वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको ऐसा हो गया था कि नहीं अब हम ड्यूटी फ्री यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, इसका मतलब क्या, और वो फरमान भी दिया गया था। फरमान एक रॉयल ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ था, जो औरंगज़ेब ने इशू किया था, कि ये जो है ट्रेडर्स, अब उनको ऐसा थोड़ा सा दया आ गया था कि नहीं ये इतना बाहर से आए हैं, अब इनके ऊपर इतना सारा टैक्स लगा देंगे तो फिर ये प्रॉफिट कैसे करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे फिर टैक्स ही भर देंगे, फिर वहाँ पे कैसे प्रॉफिट। तो फिर ये क्या करते कि ना बोलते कि ठीक है आप ट्रेड के लिए टैक्स मत देना, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये तो ठहरे ब्रिटिश, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाकी अपने पर्सनल चीज़ों के लिए भी उस टैक्स का गलत फ़ायदा उठाया। तो यहीं पर बंगाल के नवाब्स और जो ब्रिटिश है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। कैसे कि फरमान अलाउड करने के बाद कंपनी ने ड्यूटी फ्री तो ट्रेड करा, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए, जैसे उनको कुछ भी खरीदना होता था, कुछ भी अपने प्राइवेट वगैरह चीज़ों के लिए, वो लोग क्या करते थे, अपने प्राइवेट शॉप के लिए या अपने घर के लिए किसी भी चीज़ के लिए वो लोग वो फरमान दिखा देते थे, और वो डर के जो लोग हैं वहाँ के लोकल पीपल है उनके ऊपर से टैक्स लेते ही नहीं थे, मतलब उस चीज़ पर उनका टैक्स नहीं लगता था। इससे क्या होता है, बंगाल का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। अब ब्रिटिश को तो अपनी ही पड़ी थी, लेकिन बंगाल का तो रेवेन्यू लॉस होगा ना, जब वो इतनी सारी चीज़ें लेंगे और उसके ऊपर हर चीज़ें यूज़ करेंगे, उसके बाद टैक्स भी नहीं देंगे। तो वहाँ के उस टाइम पे जब ये नवाब थे, वो थे नवाब मुर्शिद कली खान। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्टेड थे, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये जो ट्रेड है वो बैटल पे कन्वर्ट होता है। ओके। तो पहले 1700s में कंपनी और जो बंगाल के नवाब थे वो दोनों के बीच में प्रॉब्लम वैसे ही क्रिएट होते जा रहे थे। फिर औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो नवाब थे जैसे कि मुर्शिद कली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला, ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे, वो लोग ऐसा होने नहीं दे सकते थे। वो बोले कि आप जो है ना, ये जो जो आपको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं कंपनी को,
उसे बंद करना होगा, और ये जो आप अपना फोर्ट बना रहे हैं यहाँ पे उसे भी बंद करना होगा। तो नवाब जो थे वो लोग उनके ऊपर ऐसे एक्यूज़ करते, वो लोग ऐसे आरोप लगाते कंपनी के ऊपर कि वो लोग जो है ना टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ चीटिंग भी कर रहे हैं, और जो ऑफिशियल्स हैं उनके डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो कंपनी कहती है कि नहीं नहीं, ये जो बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल भी गलत है। तो वो क्या कहते हैं कि हमें जो है अपना ट्रेड को एक्सपेंड करना था, इसलिए हम लोग विलेजेस में को बाय कर रहे थे और ज़मींदारी राइट्स ले रहे थे, और हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, हमारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। जैसे कि बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा था, उन लोग का मतलब बाकी लोग नहीं करने दे रहे थे ना, थे जैसे फ्रेंच हो गए, पोर्चुगीज़ हो गए, और डच के जो ट्रेडर्स थे उनके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हो रहा था, राइवलरी हो रहा था, क्योंकि वो लोग जो है अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। वो लोग ऐसा एक्सक्यूज़ देते कि हम यहाँ पे इसलिए फोर्ट बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये क्या होता है, अब एक ट्रेड करने वाली कंपनी अब यहाँ पे बैटल करेगी, क्यों, और इसका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। जो फर्स्ट बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, इसी के कारण होता है, एंड दे वोन द बैटल सैडली। उसके बाद क्या होता है, अब हम ये देखते हैं कि जब ट्रेड करते करते वो लोग का जो फर्स्ट बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी, वो लोग क्यों लड़ते, कैसे लड़ते हैं, क्यों लड़ते हमने देख लिया, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बंगाल नवाब के बीच में और ब्रिटिश के बीच में। 1956 में क्या 1756 में क्या होता है, सिराजुद्दौला होते हैं, वो अलीवर्दीद खान के ख़त्म हो जाने के बाद में वो बंगाल के न्यू नवाब बनते हैं। तो कंपनी को एक पपेट चाहिए था, क्योंकि उन्हें ट्रेड करना था, ट्रेड फ्री, एकदम टैक्स फ्री करना था। तो वो लोग क्या चाहते थे कि यहाँ पे जो भी नवाब बने वो पपेट बन के रहे हमारा, ताकि हम लोग यहाँ पे जितना हो सके अर्न कर सके प्रॉफिट, और यहाँ से बाहर निकाल सके अपने प्रॉफिट को, और बाहर अपने ब्रिटेन वगैरह ले जा सके। लेकिन सिराजुद्दौला एक एक मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उनको नवाब बना देने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी को ऑर्डर देते हैं कि तुम जो है ना एक काम करो, हमारे पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करना तो बिल्कुल बंद कर दो, और तो तुमने जो ये फोर्ट्स वगैरह बनाया ना, इसे तोड़ दो और रोक दो, और चुपचाप से हमारा टैक्स पे करो। और ये सब करने के बाद में कंपनी हर चीज़, सारे नेगोशिएशन में बोलती है कि नहीं नहीं हम नहीं करने वाले। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि अब जो है नवाब अभी से नहीं सह सक रहे थे, और वो अटैक कर देते हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री इस्टेब्लिश थी काशिम बाज़ार में, वहाँ पे वो लोग अटैक कर देते हैं। वो लोग कैप्चर कर लेते हैं ऑफिशियल्स को, और जो वेयर हाउस थे उनको लॉक कर देते हैं, और कोलकाता को ले लेते हैं। सिराजुद्दौला की पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ब्रिटिश तो चुप नहीं बैठने वाले हैं ना, अब उनके पास ज़मींदारी राइट आ गई थी, अब वो लोग इतनी चीज़ों में सीख चुके थे कि कैसे यहाँ पे चीज़ें वर्क करती है। तो वो लोग रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, वो लोग कंपनी एक ना रॉबर्ट क्लाइव को वहाँ पे बुलाती है, मद्रास भेजती है आर्मी के साथ, और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी को लड़ा जाता है। ओके, तो इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी की कहानी है कि किस तरीके से जो कंपनी रिफ्यूज़ करी थी हर चीज़ के लिए, तो सिराजुद्दौला के साथ बैटल ऑफ प्लासी होती है, मतलब बैटल ऑफ प्लासी नाम, क्योंकि प्लासी वाली जगह पर ही इसे लड़ी जाती है, तो उसे वही नाम दिया जाता है। तो मीर ज़फ़र जो थे, सिराजुद्दौला, और मैं जैसे कि आप जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी सैडली ब्रिटिश ही जीतते हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि मीर ज़फ़र जो थे, जो सिराजुद्दौला के कमांडर थे, वो ना उनको बिट्रे कर देते, वो चीट कर देते हैं, तो इससे वो लड़ नहीं पाते हैं। तो हमारे ही लोगों ने हमसे चीट किया, इसलिए वो हार गए थे, नहीं तो ज़रूर वो जीतते, तो इसलिए वो हार जाते हैं। और अगर मीर ज़फ़र ने तक ये कुछ, अगर वो चीटिंग किया, इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ बदले में मिल रहा होगा, तभी वो चीटिंग किया। तो मीर ज़फ़र को नेक्स्ट नवाब बना दिया जाता है। तो ये फर्स्ट रिजल्ट था, जो कि फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी ब्रिटिश की इंडिया पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होता है। सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, मीर ज़फ़र नवाब बन जाते हैं। लेकिन कंपनी अभी भी रूल नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि हमें पैसे चाहिए, हम ट्रेड करेंगे उसी से हमें पैसे मिलेंगे, हमें रूल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस हमारे पपेट बन के रहो और हम जैसा बोलते हैं हमें करने दो। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए एक्सपेंड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल रूलर। ओके, लेकिन पपेट नवाब बनाने के बाद भी मीर ज़फ़र अपनी डिग्निटी के लिए, जो उनका गौरव था, उसके साथ वैसा नहीं कर सकते थे। उनकी जो जनता उन पर विश्वास करती थी, इसीलिए जो मीर ज़फ़र है बाद में प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं, और उन्हें हटा दिया जाता है ब्रिटिश के थ्रू, और मीर कासिम को मीर ज़फ़र की जगह रिप्लेस कर दिया जाता है। मीर ज़फ़र की जो अब नवाब बनेंगे, मीर ज़फ़र को हटाकर मीर कासिम बन जाते हैं, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। और मीर कासिम भी क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो कंपनी उन्हें भी डिफीट कर देती है, उनके साथ भी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में उनके साथ लड़ाई होती, और फिर मीर ज़फ़र को वापस बैठा दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ब्रिटिश को तो पता है कि वो तो मतलब हमारे खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहा है, तो फिर कैसे हम मतलब उसे बना दें, वो क्यों मीर ज़फ़र को वापस बना देते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि अभी भी नवाब को अभी भी जो ब्रिटिश है उनको कोई मतलब नहीं है रूल करने में, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें पपेट रूलर चाहिए, और जितना भी उनका बैटल में जितना भी खर्चा आया है ना वेपन्स वगैरह के लिए, आर्मी वगैरह के लिए, तो वो लोग इतना क्रूअल तरीके से क्या करते हैं, नवाब मीर ज़फ़र के ऊपर में
5 लाख पर मंथ का चार्ज लगा देते हैं। इतना भी इनफ नहीं था, उन्होंने बहुत सारे कंपनी को, और ये सब लगाने के बाद भी उस टाइम पे उन्होंने कंपनी को बहुत सारे लैंड फिर और चाहिए रहता है, रिवेन्यू और चाहिए रहता है, और कंपनी फिर 1765 में रूलर बन जाती है। क्यों? क्योंकि मीर जफ़र की डेथ हो जाती है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते। तो अब कंपनी बोलती कि नहीं नहीं, अबे हम एक काम करते, ये सारे लोग को तो हम बैठा देते, उसके बाद यही लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर देते, इसे रहने दो, हम ही रूलर बनेंगे। तो 1765 में वो खुद रूलर बन जाते हैं। तो रूलर बनने के बाद मुगल एम्परर क्या करती है, उन्हें जो है दीवान राइट दे देती है। दीवान राइट क्या होता है? वो सिर्फ बंगाल का देते हैं, ओके। जिसमें क्या रहता है कि वो सारे रिवेन्यू अब वो लोग कलेक्ट करेंगे। अब जो है ब्रिटिश के ऊपर में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं बोल सकते क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्सिबल तो बिल्कुल नहीं थे। एक जो बहुत मेन जो चीज़ थी जहाँ से वो लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते थे और पैसे ले सकते थे, उनको वो दीवान राइट मिल चुकी थी। अब कंपनी जो है इंडियन रिवेन्यू को ही सारी चीज़ में यूज़ करी, वो अपना कुछ नहीं लगाते थे। वो लोग इंडियन रिवेन्यू से ही क्या करते थे, कॉटन सिल्क खरीद लेते थे। अपनी आर्मी और बिल्डिंग्स वो लोग इंडियन रिवेन्यू से ही करते थे। और उन्होंने अपने गोल्ड सिल्वर, जैसे पहले क्या होता था, कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए गोल्ड सिल्वर से एक्सचेंज होता था चीज़ें। अभी मनी एक्सचेंज होता है, लेकिन पहले क्या होता था, गोल्ड सिल्वर होता था। तो वो लोग क्या करते थे, अब वो लोग ना अपना गोल्ड सिल्वर यूज़ नहीं करते थे, वो लोग पूरा इंडिया का यूज़ करते थे। मतलब अब वो जो पैसे लाए थे वो पूरे बच गए थे, ऊपर से यहाँ से वो लोग यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से वो लोग रिच बनते जा रहे थे। और इस तरीके से स्टार्ट होता है ब्रिटिश इंडिया का रूल, मतलब ब्रिटिश कंपनी का रूल, एंड देन उनका रिवेन्यू कंट्रोल इंडिया पर इस तरीके से चालू होता है। अब कंपनी ऑफिशियल जो है नवाब कैसे बनते हैं, यहाँ पे नवूब्स लिखा है क्योंकि पहले वो लोगों को नवाब्स बोलना नहीं आता था और अभी भी नहीं आता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवूब्स। अब ये क्या होता है, देखो उन्हें तो नवाब बोलना आता नहीं था, तो वो लोग नवूब्स बोल देते थे। ओके, तो जब वो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बंगाल में अपने पावर गेन करने के बाद वो क्या चाहती थी, अब वो लोग नवाब को देख चुके थे तो कि वो लोग कितने अच्छे से रहते, एकदम रीच है। तो अब जो है कंपनी ऑफिशियल ये चाह रही थी कि उन्हें भी जो है एकदम लग्जरियसली रहना है, एकदम रिच रूलर की तरह दिखना है। तो वो लोग बहुत सारे लैंड और मनी गिफ्ट में लेते थे लोकल रूलर से। उसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ये एक ही फिगर है, ये इतने ज़्यादा रिच हो चुके थे इंडिया में आने के बाद। और जब वो इंडिया में आए थे ना, तब वो सिर्फ 18 साल के थे। 1743 में वो यहाँ पे आए थे, उसके बाद वो 1767 में यहाँ से चले गए थे। उनके पास में तब 4 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा था। जब वो इंडिया में आए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इंडिया से बाहर अपने वापस अपने कंट्री में गए तो वहाँ पे उनके पास इतने सारे पैसे थे, मतलब वो इतने रिच हो चुके थे। वो जो पहले यहाँ पे थे तब वो गवर्नर थे बंगाल के 1764 में। उसके बाद ना उनके ऊपर ना ऐसा आरोप लगाया गया था, क्यूज था कि वो लोग ना वो जो है ना, जो गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, वो ना करप्शन करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है ना, उनके ऊपर ब्लेम रहता है कि नहीं वो जो है बहुत करप्शन करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें नॉट गिल्टी बोल दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो सुसाइड कर लेते हैं 1774 में। अब ये नवूब्स कौन है? नवूब्स वो लोग हैं जो लोग ब्रिटिश ऑफिशियल थे, जो लोग इंडिया में आए थे बहुत रीच होकर गए। जैसे कि इंडिया में आए तो नॉर्मल थे, मिडिल क्लास थे, पुअर थे, लेकिन इंडिया से गए तब वो लोग बहुत ज़्यादा रीच थे वापस इंग्लैंड जाकर। बहुत सारी जो थी बहुत पुअर फैमिलीज़ के साथ आए थे, ये होप करके आए थे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत अर्न कर लेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ से जो भी आया और गया है ना इंग्लैंड से, वो लोग बहुत ज़्यादा रीच बनकर गए हैं उस टाइम पे। अब कंपनी ने अपना रूल कैसे एक्सपैंड किया, तो 1757 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने अपना वैसे वॉर वगैरह करके उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं किया, अपना जो रूल है उसको एक्सपेंड नहीं किया। उन्होंने क्या है ना, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपने रूल को एक्सपेंड किया। वो लोग ऐसे पॉलिटिकल अफेयर में घुस जाते थे उन्होंने। और सबसे ज़्यादा तो जो था, उन्हें जो सबसे ज़्यादा सक्सीड करती है, उन्होंने ये इतना बड़ा दिमाग चलाया कि उन्होंने बोला कि हम आपके सब सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेते हैं। तो वो क्या करते थे, अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, ये होता है कि आप जो है अपनी कंपनी, अब जैसे कि मैं एक ब्रिटिश हूँ और आप एक अपने आप को किंग समझ लो, तो आप जो है आपके पास में आर्मी है, अब आर्मी को मैं कंट्रोल करूँगी। मैं उनका पूरा, अगर आपको लड़ना होगा तो मैं भेजूँगी अपनी आर्मी, पूरा मैनेजमेंट मैं करूँगी आर्मी का, लेकिन आपको उसके बदले मुझे पैसे देने होंगे, टैक्स देने होंगे, तो फिर आपको ये करना ही होगा। और ये देखो इसमें बेनिफिट क्या है कि कभी भी ऐसे रूलर जो अब आप आर्मी को तो मैं कंट्रोल कर रही हूँ ना, तो आप जो है मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते, ना ही मेरे अगेंस्ट में जो है जंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी आर्मी कंट्रोल में, आपके पास आर्मी नहीं है, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और जो किंग है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में नहीं आ सकता है। तो ये उनका सबसे बड़ा प्ले था, गेम था जो उन्होंने जीत लिया। तो फिर उसके बाद बाकी रूलर्स को जो इंडिपेंडेंट आर्मी वो लोग नहीं बना सकते थे, तो वो लोग सब्सिडरी अलायंस को साइन कर देते हैं। तो इस तरीके से इनका सबसे मेजर जो था यहाँ पे, एक जो गेम बोल सकते हैं वो ये था, और वो सक्सीड भी हो जाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे हम एक ग्रेट नाम के बारे में जानने वाले हैं, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। कंपनी जो है
जैसे कि कंपनी के इंटरेस्ट में जो चीज़ आ रहा है, जैसे वो जो चाहते हैं वो हो रहा है, तब तक ठीक है। नहीं तो कंपनी जो है वो वहाँ पे फिर इस केस में जैसे कि वो नहीं मान रहे, सब्सिडियरी लाइन्स को साइन करना नहीं चाह रहे हैं, तो अब जो है कंपनी वॉर करेगी। और इसी वो एक और वॉर है जो उन्हें करनी पड़ी थी, क्योंकि टीपू सुल्तान नहीं माने थे, तो मैसूर में थे टीपू सुल्तान, उनके साथ कंपनी को वॉर करना पड़ा था। मैसूर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक जो किंगडम बन चुका था। इसके अंडर में हैदर अली जो कि 1761 से 1782 तक थे, और उनके सन टीपू सुल्तान जो 1782 से 1799 तक थे। ये दोनों के बीच में जब ये लोग रूल कर रहे थे, तो कंपनी जो किंगडम था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। पूरा मैसूर कंट्रोल होता था उन्हीं से। अब मैसूर में जो है ना मालाबार कोस्ट है, वहाँ पे क्या होता था, पेपर, कार्डमम और सैंडलवुड ग्रो होता था, मतलब बनाया जाता था। उसके बाद क्या होता था कि ना अब ये सारा जो मेन चीज़ है, यही चीज़ तो ब्रिटिश को चाहिए थी ना, उन्हें स्पाइसेस तो चाहिए थे। लेकिन अब ये जब मालाबार कोस्ट में ये क्या करते हैं, जो टीपू सुल्तान रहते हैं ना, वो ऐसा बैन कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। 1785 में टीपू जो एक्सपोर्ट यहाँ से जो सारी चीज़ें जाएंगी एक्सपोर्ट होंगी, उसमें वो स्टॉप कर देते कि नहीं अब ऐसा नहीं होने वाला है, हम ही यूज़ करेंगे और हम ही यहाँ पे सब करने वाले हैं। और जो लोकल मर्चेंट्स जो आते थे, बाहर बाहर की ट्रेडिंग कंपनी जो आती थी, उनके लिए भी ब्लॉक कर दिया गया था कि नहीं अब यहाँ से नहीं कर सकते। अब ब्रिटिश जो है मेन यहाँ से जो चीज़ें आ रही थी, अब वो चीज़ें आना बंद हो जाएंगी, तो वो अपना प्रॉफिट अर्न करना, अपनी मनी अर्न करना, यहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, टीपू सुल्तान के साथ वॉर कर देते हैं। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि टीपू सुल्तान बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे। उन्होंने क्या किया था, मॉडर्न जो मेथड है अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज़ करने का, नए नए जो वेपन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने का, और अपनी आर्मी को प्रॉपर ट्रेनिंग देने का उन्होंने पहले से ही करके रखा था फ्रांस के साथ मिलकर। ओके, उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश देखते अरे यार ये तो हमको मतलब जो चीज़ें हैं वो हमें मिल नहीं रही है, वो लोग एक्सपोर्ट पर भी बैन कर चुके हैं, हमें ट्रेड करने जाने भी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से वो लोग की आर्मी इतनी अच्छी है, अब हमें क्या करना पड़ेगा। वो हैदर अली और टीपू को डेंजरस की तरह देखने लग जाते हैं, और उनके साथ 4 बार वॉर लड़ते हैं मैसूर में। आप यहाँ पे डेट्स देख सकते हैं कि ग्रेट टीपू सुल्तान ने कंपनी फाइनली फोर्थ वॉर में जो कि 1799 है, वहाँ पे वो जीत जाती है। और ये इस वॉर का नाम रहता है बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान सैडली यहाँ पे डिफीट हो जाता है, वो अपनी कैपिटल को बचाते बचाते मर जाते हैं। और जो मैसूर है वो जो पहले वहाँ पे वोडियार्स रूल मतलब वोडियार्स एक डायनेस्टी थी, तो उनके कंट्रोल में मैसूर चले जाता है, और उनको फोर्स किया जाता है कि अगर हम आपको यहाँ पे रूल करने दे रहे हैं, ब्रिटिश लोग बोलते हैं कि अगर मैं आपको रूल करने दे रहा हूँ ना, तो आप जो है यहाँ पे सब्सिडियरी लाइन्स को साइन कर दो, नहीं तो हम नहीं बनने देंगे। तो वोडियार फैमिली को फोर्सली वहाँ पे सब्सिडियरी लाइन्स को साइन करवाने बोल दिया जाता है, और वो लोग कर देते हैं। अब वॉर विथ मराठास, अब हम मराठास के बारे में देखने वाले हैं कि पूरी नज़र होती है मराठास पे। अब वो लोग पूरे जुट जाते हैं, कंपनी पर वर्क करने लग जाती है कि हम जो है ब्रिटिश जो मराठास है उनकी पावर को वीक कर देंगे और उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, मराठा लॉस्ट मतलब वो अपनी वॉर को हार जाते हैं। उसके बाद क्या होता है 1761 में वो लोग बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको कंट्रोल किया जाता है चीफ्स के थ्रू। ओके, और ये सारे जैसे कि स्टेट में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। इन चीफ्स को ये सारी जो चीफ्स है फॉर्म करते हैं कॉन्फेडरेसी। ओके, जिसको लेड करते हैं पेशवा, जो कि पुणे में रहते हैं। जो फेमस मराठा लीडर थे वो महादजी सिंधिया थे और नाना फडणवीस थे। ये लोग क्या करते हैं, अब जो वॉर होता है वो कंपनी और मराठास के बीच में चालू हो जाता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो होता है वो एंड होता है 1782 में, जिसको ट्रीटी ऑफ सलबई भी बोलते हैं, जिसमें कोई क्लियर विनर नहीं होता है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से 05 तक, जिसमें जो है ब्रिटिश को थोड़ी दिख रहे होते हैं कि हाँ ब्रिटिश जीत रहे हैं। वहाँ पे उन लोग गेन कर लेते हैं उड़ीसा को और कुछ पार्ट जो यमुना जो रिवर के आसपास में आ रहा था, जैसे कि दिल्ली, आगरा, यहाँ पे भी वो लोग का कंट्रोल आ जाता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है जिसमें मराठा पावर जो है एंड हो जाती है, जिसमें पेशवा को रिमूव कर दिया जाता है और उन्हें बितूर भेज दिया जाता है। और ये सारी वॉर के बाद कंपनी का कंट्रोल पूरे साउथ ऑफ विंध्याज में आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी। अब ये क्या होता है, देखो अर्ली जो 1800 में क्या होता है, कंपनी ना अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाती है। अंडर लॉर्ड हेसिंगटन ये क्या बोलते हैं कि कंपनी क्लेम करती है पैरामाउंटेसी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडियन रूलर इतना पावरफुल नहीं है जितने हम पावरफुल हैं। कोई भी इंडियन स्टेट इतना पावरफुल नहीं है। कंपनी कहती है कि हम कभी भी कोई भी किंगडम को एनेक्स कर सकते हैं या फिर डरा धमका कर उसे ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये जो आइडिया है ब्रिटिश का, इसको बहुत सारे लोगों ने तो मतलब बहुत सारे लोग डर गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका मतलब हमें रेजिस्टेंस भी दिखता है। जैसे कि कोई पॉलिसीज़ के लिए हमें दिखती है, जैसे कि रानी चिन्नम्मा जो कि कित्तूर की थी, जिसको अभी हम कर्नाटका से जानते हैं, वो ब्रिटिश से लड़ती है। ओके, लेकिन उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है 1824 में और वो प्रिजन में ही ख़त्म हो जाती है 1829 में। और उन्हीं के जो पुअर गार्ड थे जिसका नाम था रायन्ना, वो जो थे ना
ये फाइट को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये कैसे फाइट करते हैं, ये ना ब्रिटिश के कैंप्स में जाके अटैक कर देते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट्स के साथ, जो कि वहाँ पे उस समय में पॉपुलर सपोर्टर होते थे रानी चन्नम्मा की। रनायना को भी पकड़ लिया जाता है और उन्हें भी फांसी में लटका दिया जाता है 1830 में। और ऐसे ही बहुत सारे रेजिस्टेंस और भी थे जो कि इतने हार्श पॉलिसी के बाद भी वो लोग रेजिस्ट कर रहे थे, उनमें हिम्मत थी और वो कर रहे थे बहुत करेजसली एंड ब्रेवली। उसके बाद क्या होता है, लेट 1830s में कंपनी जो है रशिया से डर जाती है। रशिया से कैसे डर जाती है, उस टाइम पे रशिया का ऑल ओवर द वर्ल्ड बोल सकते हैं कि था कि हाँ वो लोग भी अब अपना टेरिटरी अब इंडिया में हो रहा है तो अब इसलिए बाकी जगह पर भी हो रहा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना, उन्हें ऐसा डर था ब्रिटिश को कि रशिया अब क्या है ना इंडिया पे इन्वेट कर देगी, वो नॉर्थ ईस्ट से आएगी, तो वो लोग थोड़ा सा रशिया से डर गए थे। तो इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो जो इतना सारा जमा कर रखे तो उन्हें ही प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सबको इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश ना एक वॉर लड़ते हैं अफगानिस्तान के साथ में, और वहाँ पे अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल को सेटअप कर देते हैं। सिंध को ले लिया जाता है कंपनी ले लेती है सिंध को 1843 में। पंजाब उसके बाद नेक्स्ट था, लेकिन वहाँ के महाराज रंजीत सिंह जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे, जिन्होंने कंपनी को पहले से एडवांस में स्टॉप करके रखा था। लेकिन उनकी डेथ के बाद में, जैसे औरंगजेब की डेथ के बाद में जो मुगल पावर है वो थोड़ा वीक पड़ जाती, वैसी उनकी डेथ हुई थी 1839 में, और वहाँ के जो और जो रूलर थे वो थोड़ा वीक पड़ चुके थे। तो ब्रिटिश ने अब सोचा कि अब हम लड़ाई कर सकते हैं, तो बहुत ही लंबी लंबी वॉर जो है, बहुत ही दिनों तक की वॉर जो है सिख्स के साथ में लड़ी जाती है। लेकिन जो पंजाब है उन्हें एनेक्स कर लिया जाता है 1849 में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो लॉर्ड डलहौसी थे, जो गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक, वो क्रिएट करते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता है, इसमें ये बोला जाता है कि अगर किसी भी रूलर के पास उनका खुद का बेबी नहीं है, जो कि मेल होना चाहिए, वो अडॉप्ट वाला नहीं होना चाहिए, जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई के केस में हम जानते हैं, वो उनका खुद का बेबी नहीं था, मतलब उन्होंने जो है एक बेबी बॉय को अडॉप्ट किया था, लेकिन उनका खुद का नहीं था। तो ब्रिटिश ऐसा बोलते हैं कि जब तक एक रूलर का खुद का एक बेबी बॉय नहीं होगा, तब तक वो जो है पूरा किंगडम कंपनी ले लेगी। अगर उनके पास नहीं है ऐसा कोई भी बेबी, तो वो जो है कंपनी उनका पूरा किंगडम अपने हाथ में ले लेगी और वही रूल करेगी। और इसी जो फालतू के पॉलिसी के चलते में जो कंपनी ने बहुत सारे किंगडम को एनेक्स कर लिया था, मतलब अपना लिया था, जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, ये सब एग्जाम्पल हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को वहाँ पे बोला गया, इस्टेब्लिश किया गया, और उसके बाद जो है उनकी जो किंगडम है उसको ले लिया गया। 1856 में क्या होता है, कंपनी अब यहाँ पे अवध को लेने के लिए आती है और क्लेम करती है कि वो जो है बुरे लोगों से वो जो उनके पीपल है उनको सेव कर रही है। और इसके बाद में क्या होता है, जो नवाब थे अवध के, उन्हें बहुत ही ह्यूमिलेटिंग वे में वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। 1856 में क्या होता है, जो अवध है उसको पूरा ले लिया जाता है। और जो बेकार से ब्रिटिश थे उस टाइम के, वो लोग क्या बोलते थे कि हमारी ड्यूटी है कि हम हमको बचा रहे हैं उन बैड रूलर से, इसलिए हम लोग ने जो वो नवाब थे वो बहुत ही बैड रूलर थे, उन्हें इसलिए हमने उन्हें हटा दिया है, और वो बहुत ही बैडली रूल करते थे। लेकिन पीपल जो वहाँ के अवध के जो नेटिव्स थे, उन्हें बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होता था कि किस तरीके से नवाब को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया था ना। इसलिए जो अवध के पीपल थे उन्होंने एक जो रिवॉल्ट है उसको ज्वाइन किया था 1857 में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश से गुस्सा थे। तो देख लीजिए कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल एक्सपेंड किया, अपना ट्रेड एक्सपेंड किया, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से अमीर बन के गए। लेकिन यहाँ पे जो लोगों ने रूल एक्सपेंड किया था, वो लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते थे, वो लोग का वर्क प्रोसेस क्या था, इतनी बड़ी इंडिया को वो लोग रूल कैसे करे थे, चला कैसे रहते। तो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक। तब तक जो है कंपनी ने अपना कंट्रोल जमा लिया था बंगाल, बॉम्बे और मद्रास पे। ब्रिटिश की टेरिटरी 3 पार्ट्स थी, प्रेसिडेंसीज पे डिवाइड थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ईस्ट प्रेसिडेंसीज थी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन्हें गवर्नर रूल कर रहे थे, और उनके जो सबसे टॉप लीडर थे वो गवर्नर जनरल थे। हेस्टिंग्स जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिफॉर्म किया। जैसे कि 1772 में क्या हुआ था, ब्रिटिश ने एक न्यू जस्टिस सिस्टम को है यहाँ पे सेटअप किया था। जैसे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स होंगे, एक होगा क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत बोलते थे, और दूसरा होता था सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत बोलते थे। तो मौलवीज और पंडित यहाँ पे रखे जाते थे, जो लोग एक्सप्लेन करते थे इंडियंस लॉ को, और जो कलेक्टर था वो तो ब्रिटिश होता था, वो लेड करता था सिविल कोर्ट्स को, और काजी और मुफ्ती जो होते थे वो लोग क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बताते थे कि, और सुपरवाइज करते थे कलेक्टर को कि अब ये जो अगर किसी ने अगर ऐसा कर दिया तो उसके ऊपर क्या करना है। लेकिन ये सारी चीज़ों में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन था। तो एक न्यू लीगल सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें ब्राह्मण पंडित जो थे वो लोग अपना अपना व्यू दे रहे थे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। तो 1775 में 11 पंडित्स को रखा जाता है, और एक डाइजेस्टिव हिंदू लॉ का फॉर्मेशन होता है, जिसमें NB हॉलेट जो थे वो ट्रांसलेट करते सारी चीज़ों को इंग्लिश में। उसके बाद 1778 में जो एक न्यू मुस्लिम लॉ कोड को
बनाया जाता है ब्रिटिश जज के लिए। और ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, ये 1773 में सेटअप किया गया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट था कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को सेटअप किया जाएगा और जितने भी जो जहाँ पे भी लोग अपनी अपील लेकर आएंगे कोर्ट में, उस कोर्ट को बोला जाएगा सदर निज़ामत अदालत, जो कि कोलकाता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो है सेटअप किया गया था। उसके बाद क्या होता है, जो कलेक्टर के बारे में हम देख लेते हैं, कलेक्टर का क्या रोल होता है। तो जो कलेक्टर है वो मेन ऑफिसर होता था पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उनका मेन काम ये था कि वो टैक्स को कलेक्ट करेंगे और लॉ ऑर्डर को अच्छे से देखेंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि नहीं, या फिर कोई लॉ के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, या फिर जिसको जो ऑर्डर मिला है उसके अगेंस्ट तो वो वर्क नहीं कर रहा है। वो वर्क करते थे जज, पुलिस ऑफिसर और दरोगाज के साथ। ठीक है, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस थी वो एक मेन सेंटर पावर थी, जो कि बाकी जो ओल्ड रूलर है उसको रिप्लेस किया जाता था। और मेन जो सेंटर पावर थी, मेन जो जिसके पास जो अभी भी बहुत सारे बच्चों का सपना होता है उन्हें कलेक्टर बनना है, तो ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारी पावर आ जाती है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है द कंपनी आर्मी। अब देखो, अगर आप कोई डिश बना रहे हैं, सपोज आप राइस बना रहे हैं, तो उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा, राइस, ऑब्वियसली। तो वैसे ही कोई भी किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर दूसरे किंगडम पे हमें एनेक्सेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आर्मी। आर्मी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, हमें आर्मी तो चाहिए होता है। तो उसे ब्रिटिश ने कैसे कंट्रोल किया, उसके पहले ब्रिटिश के पहले मुगल कैसे कंट्रोल कर रहे थे, उनकी क्या ट्रेनिंग थी, उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता था, वो सब हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो पहले जो क्या होता था, मुगल आर्मी जो है पहले मेनली उनका फोकस था कैवलरी पे, जो कि हॉर्स के ऊपर बैठ के से फाइटिंग करते थे, वॉर पे जाते थे। उनके पास दो आर्मी सिस्टम थे, जैसे कि हम कैवलरी बोल सकते हैं और इन्फेंट्री बोल सकते हैं। इन्फेंट्री वो जो कि पैदल सेना बोल सकते हैं, जो लड़ाइयाँ करती थी पैदल, मतलब जंग में जाकर मतलब घोड़े पर नहीं बैठती थी। लेकिन इनमें जो है इन्हें ट्रेन किया जाता था आर्चरी और सोर्ड फाइटिंग के ऊपर। कैवलरी इनका मेन फोर्स था, वो ज़्यादातर ध्यान देते थे कैवलरी पे। ओके, उन्हें ज़्यादा नीड नहीं थी जो कि पैदल चलकर लड़ाई करे। प्रोफेशनल इन्फेंट्री की उन्हें ज़्यादा उतनी नीड नहीं होती थी, क्योंकि अगर उन्हें नीड होती भी थी तो लोकल ज़मींदार थे, वो फुट सोल्जर्स को सप्लाई कर देते थे। जैसे उनकी ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई किंग बोल रहा है कि नहीं हमें यहाँ पे जाके लड़ाई करनी है, तो वो लोग क्या करते थे, जो लोकल पीजेंट्स थे या फिर लोकल जो भी पीपल थे, उनको वो लोग भेज देते थे कि जाओ आप लोग लड़के आना। तो उतना प्रोफेशनली वो लोग नहीं देखते थे। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद 18th सेंचुरी में स्टेट्स लाइक अवध और बनारस है, वो लोग क्या करते, अब अपने जो सोल्जर्स हैं उनको वो लोग ट्रेन कर रहे थे। जैसे पीजेंट्स को अगर उन्हें सोल्जर्स बनाना है तो वो उन्हें प्रोफेशनल बना रहे थे, इतना ट्रेनिंग दे रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी कॉपी कर ली थी हमेशा की तरह, और उसके बाद वो भी अपना सिपाही क्रिएट करती है, जिसको वो लोग बाद में सिपोही बोलते हैं। तो सिपाही से ही वो लोग सिपोही वर्ड का ओरिजिन हुआ, जिसका मतलब था इंडियन सोल्जर्स। ओके, तो 1820s में क्या होता है, एक जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को चेंज किया जाता है। कैसे, मस्केट और जो मैच लॉक्स है वो लोग को अपने ट्रेनिंग में शामिल करना चालू कर देते हैं। तो अर्ली 1800 में क्या होता है कि अब ब्रिटिश जो है, अब नॉर्मली कोई भी कपड़े में लड़ाई करेगा नहीं, ऐसा नहीं होता था। प्रॉपर जो है यूनिफॉर्म में मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था और उन्हें यूरोपियन स्टाइल ड्रिल और डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता था। कास्ट कम्युनिटी का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं था, उसे बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता था। और जो सिपाही हैं उन्हें एक सोल्जर की तरह एक्ट करने के लिए बोला जाता था, ना कि कम्युनिटी की तरह। सबको मिलजुल कर रहना है और यहाँ पे सबको अच्छे से सिपाही बनकर रहना है। यहाँ पे कोई भी चीज़ों का मतलब इनइक्वालिटी नहीं बोल सकते हैं कास्ट के बेसिस पे, यहाँ पे ये थी। इससे जो है टेंशन और कन्फ्यूजन दोनों के बीच में चालू हो जाता है, जो वहाँ पे सिपाही थे उनके बीच में। ये एक फेस लेती है रिवॉल्ट का 1857 में, जिसमें सिपाही जो है ये सारी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। अब हमने ये तो देख लिया कि वो लोग कैसे अपने रूल को एक्सपैंड करते हैं, कैसे वो लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करते हैं और कंपनी आर्मी कैसे मैनेज करती है। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ट्रेडिंग कंपनी से चेंज होकर कॉलोनियल रूलर में बदल जाती है। और जो स्टीम शिप्स का ये इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि अर्ली 1800 में ये लोग यहाँ पे स्टीम शिप्स लेके आते हैं। जब पहले लोगों को कहीं पे भी जाना होता था तो उन्हें पहले 6 से 8 मंथ लग जाते थे, लेकिन अब वो स्टीम शिप्स के चलते में 3 वीक्स में, ऐसे एवरेज 3 वीक्स में कहीं पे भी पहुँच सकते थे, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड डिस्टेंस। उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल और उनकी फैमिली थी वो अब इंडिया में आना चालू कर चुकी थी। 1857 में जो कंपनी रूल कर लेती है 63% ऑफ द इंडियन लैंड एंड 78% पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये लोग रूल कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनका जो है इनडायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट मान लो मतलब ऑल ओवर द ऑलमोस्ट मान लो कि वो पूरी की पूरी इंडिया पे रूल कर रहे थे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी फीडबैक है देन प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।